फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने सहाफत से अपना करियर शुरू किया था। काफ़ी जीवन अपना सहाफत में देने के बाद आखिरी मोमेंट में वो सियासत में आए और नपी तुली सियासत करते हैं। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, हस्बे मामूल शुक्रिया आपका। बहुत सारे इश्यूज जो आपसे पर्टेन करते हैं, आप सहाफ़ी भी हैं और साथ साथ में एक बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस भी हैं। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ हम जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं कि जो हुआ 5 अगस्त 2019 को वो गलत हुआ, एक तरफा डिसीजन था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो अलायंस बना, इंडिया ब्लॉक या उसको इंडिया अलायंस कहें, वो अभी भी समन्वय और तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा, मात्र इन 5 सीटों पर जो जम्मू कश्मीर पर ताल्लुक रखती है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का फैसला डायरेक्टली जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। जी, ये तालमेल क्यों नहीं बना पा रहे? सीटों के शेयरिंग को लेकर के इनमें एक तरफ कहते हैं कि ये एक तरफा फैसला बीजेपी ने लिया या एनडीए ने लिया। मुझे लगता है कि आज की तारीख में, मैंने पहले भी आपको कहा है एक बार, आज की तारीख में मुल्क में एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो भी, और ये सरकार की बदकिस्मती होती है, जो सरकार में जमात होती है उसकी बदकिस्मती है कि अगर उनकी अपोजिशन मजबूत नहीं है तो। और जब सरकार की बदकिस्मती, क्योंकि उनको लगता है कि कोई नहीं है यार, जो चलता है तो चल रहा है, जो हम करेंगे वो कर लेंगे हम, लेकिन उससे लोगों को नुकसान हो जाता है जी। और खासतौर से जब इलेक्शंस की बात आ जाती है, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शंस है, तो यहां पे अपोजिशन को मजबूत होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी जमातें जो इकट्ठे मिल गई हैं, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी हैं, इनको चाहिए कि वो सब एक कदम आगे आके खुद एक दूसरे को एकोमोडेट करके आगे बढ़े, अगर वाकई में वो सीरियस है इस बात के लिए कि उनको बीजेपी का मुकाबला करना है। जी, ये करना लाजमी। तो लेकिन एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या इनके राजनीतिक थोड़े इंटरेस्ट रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जो रोकते हैं, या जो वर्कर्स है, कैडर है, उनका जवाब उनके ऊपर रहता है? हो जाता है। बेसिकली एक चीज ये है कि काफी देर से इलेक्शन भी यहाँ हुए नहीं, पार्लियामेंट के तो हो गए लेकिन उससे पहले असेंबली की हो नहीं। और दूसरा, एक हर एक पार्टी का अपना एक मिजाज होता है, अपनी पार्टी का हर एक का, और एक कमिटमेंट्स होती है, इवन नॉट कमिटमेंट्स विद द पीपल ओनली बट विद द कमिटमेंट विद देयर ओन पीपल, जो उनके पार्टी के लोग, जो पार्टी में लोग होते हैं। जैसे किसी को मैंडेट किसी खास जगह पे देना है, वो मेहनत कर रहा है, अचानक आपका आता है इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक आ जाता है और उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीजें हो जाती है, हमें इन चीजों को रद्द नहीं करना चाहिए, हमें कुल तरीके से सब चीजों को देखना चाहिए। हाँ, एक चीज लाजमी है कि इनको थोड़ा सा एक एक कदम आगे आके एक दूसरे को एकोमोडेट करने की जरूरत है। बशार साहब, इस तरीके से ये कहते हैं कि हमने अपने टेन्योर में पिछले 10 सालों में बहुत विकास किया, डेवलपमेंट के नाम पर वो वोट मांगते हैं। हालांकि मेरा जो अपना तजुर्बा, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि जो चुनाव होते हैं तो भावनात्मक मुद्दे, इमोशनल इश्यूज पे होते हैं। कभी भी डेवलपमेंट या रोजगार या बेरोजगारी या इन्फ्लेशन रेट या फिर विकास पर चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये क्लेम करती है कि उन्होंने अपने 10 सालों के कार्यकाल में बहुत विकास किया। लेकिन ये आपने किसी चैनल में कहा था कि कंटिन्यूस प्रेशर है, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी, इतना ही नहीं, ये लोग इतना नहीं बोलते हैं कि इन्होंने काम किया, ये कहते हैं कि ये 50, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। 77 साल को 10 साल माइनस कर दीजिए, कितने हो गए जी? 70 साल, 67। ये कहते हैं कि 67 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे एक आंजानी वाजपेयी जी की एक तकरीर याद आती है जो एज प्राइम मिनिस्टर ने की थी पार्लियामेंट में। तब 50 साल हो गए थे आजादी को, तो उन्होंने ये कहा कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि 50 साल में बहुत तरक्की हमने की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि हमने इस सरकार, जो सरकार रही, ओब्वियसली कांग्रेस थी, कांग्रेस के खिलाफ हर बार उनके साथ इख्तिलाफ किया, उनके साथ असेंबली पार्लियामेंट में लड़ाई की, झगड़े किए, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट या नेशन आगे नहीं बढ़ा, वो नेशन के साथ जाती है। अब ये कहते हैं कि 67 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मैंने इसलिए कहा कि एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, जब मैं एमएलए था 2009 से लेकर 2014 तक, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो मैंने 300 से प्लस अपोजिशन में रह के मैंने 300 से प्लस करोड़ के प्रोजेक्ट लाए। अब मुझे बताइए, अगर मरकजी सरकार ने कुछ नहीं किया है या वो कुछ नहीं करती है,
तो ये लाए कहां से? हमने रूस से लाए कि अमेरिका से लाए? जी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हमें इसमें कोई इतराज नहीं। हाँ, एक बात हमें माननी पड़ेगी, वो ये है कि हर पार्टी जो सरकार में हो, अगर वो डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की का काम नहीं करती है, जो आपकी इक्तिसादी हालत है मुल्क की या लोगों की, वो बेहतर नहीं होती है, वो जीत नहीं सकती है। सो डेवलपमेंट, इक्तिसादी हालत को बेहतर करना, नौजवानों को रोजगार देना, ये सारी चीजें बहुत अहम है, इसको आप रद्द नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। हमारे हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी मोदी जी ने 20 तारीख को ये रैली की यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में। अब वो कश्मीर में भी जा रहे हैं और वर्चुअल मोड पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया प्रोजेक्ट्स का। उसमें हमारे इलाके का, कंडी इलाके का एक रिसीविंग स्टेशन भी आया जी, जो मैंने एज मिनिस्टर स्टार्ट किया था, सरंज सुल्तानपुरा, और फिर सरकार चली गई, फिर 5 अगस्त हो गया, फिर कोविड हो गया, तो उन्होंने उसका भी इनॉग्रेशन किया। अब मोदी जी खुद तो नहीं आए थे वहां पे कि यहाँ सरंज में एक इलाका है, उसको आपने किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जिम्मेदारी थी मेरी, लेकिन उसका भी उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। इसका मतलब डेफिनेटली इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इख्तिलाफ कहां पे है हमें, मुझे जाती तौर पर, हम सबको, आपको भी हो सकता है, वो ये है कि आप कहते हैं कि आर्टिकल 370 जाने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ। इनमें आप ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमें रोकता था तामीर और तरक्की से। मुझे बताए कहां रोकता था? क्योंकि हमारी जब बीजेपी के साथ सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की, तो मोदी जी श्रीनगर आए नवंबर 2015 में। 80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो क्या कहते हैं, पैकेज दिया उन्होंने, 80,000 करोड़, जिसको आप पीएमडीपी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, शुरुआत में। मुझे बताइए, जब आपको तब आर्टिकल 370 ने नहीं रोका, तो आज आप गलत बात क्यों कहते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? इसके साथ हमें इख्तिलाफ है, ये बात पचेगी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं पचेगी। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में सेम इसी टोन में, इसी अंदाज में ये कहा है कि ये कहते हैं कि 370 के कारण हर्डल था, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, तो आप साबित करें आप कौन सा बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने सेम ऐसा ही कहा। अब है ना, मैं कहता हूं कि अब कितना डेवलपमेंट करते हैं, ये मैंने ये भी कहा ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपने कोई मकान घर में बनाया, फिर आपने अपने बेटे को दे दिया, तो वो उसमें फर्निशिंग करेगा, वो बाकी चीजें करेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब भी आप जमीन खरीदते हैं, फिर ट्रच बनाते हैं, फिर प्लिंथ बनाते हैं, तभी जाके मकान खड़ा होता है जी। सो कहीं ना कहीं पिछले 70-77 साल में, जैसे अब इसरो है, बाकी चीजें हैं, देखो कितनी चीजें जो शुरू। अब हाँ, मुझे लगता है कि वो जो सरकारें थी और वो पार्टीज थी, स्पेशली डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको बेचना नहीं आया शायद जी। हाँ, उनको बेचना नहीं आया। अब इनको ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से आता है इसको डोल पीटे डोल, लेकिन लोगों को गलत ना बताएं, दैट्स वेरी बैड। कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनके साथ तो नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं है। उनका लोकसभा के चुनावों में क्या रोल रहेगा? मैंने आपको शायद एक बार कहा था, 2 बार कहा मैंने शायद आपको, कि मैंने कहा मुझे 2018 में और 2021 में और इवन अभी भी जी, बहुत जबरदस्त प्रेशर था कि आप पार्टी बनाइए। लोगों, अपने साथियों का, ऐसा नहीं है कि कोई और प्रेशर कर रहा है, अपने साथियों का बड़ा प्रेशर था कि पार्टी बनाइए। नक्शा भी, वो झंडा भी बनाया था और नाम भी कुछ बनाया था। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा, पता नहीं आपको ये मेरी बात कैसी लगे, और अगर किसी को बुरी लगती है तो मुझे माफ करे, वो ये कि मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार, पटनी टॉप के उस पार वोट बढ़ता ही नहीं है, अगर बढ़ता है तो कश्मीर में बढ़ता है। क्यों? अब हम क्यों एक और पार्टी बनाएंगे और वोट बांटेंगे ताकि किसी और को फायदा होगा? मैं तो कहता हूं कि सबको चाहिए कि वो लोगों को चाहिए, आप पार्टीज को तो कह नहीं सकते आप, बिकॉज अगर आप पार्टी बनाएंगे, यू हैव एवरी राइट, डेमोक्रेटिक राइट टू हैव ए पार्टी। अगर मैं कल बनाऊंगा तो मुझे भी है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूं कि वोट हमारा बटेगा, उधर इधर बढ़ता नहीं है। अब मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि यार, वोट को बांटना नहीं, एक ही तरफ वोट करना, जिधर करना हो जी, जिधर करना हो, ताकि एक पकड़ रहे मजबूत। अगर कल सरकार भी आती है, अगर कल कोलिशन सरकार भी आती है, कम से कम जो पार्टी कोलिशन सरकार में है उसकी पकड़ तो हो जी, उसका इख्तियार तो हो जी। अब जब आप सब 5-5, 4-4 असेंबली सीटें लाएंगे, 5, तो जाएंगे कहां? और जिसकी ज्यादा होगी पकड़ उसी की होती है जी, है ना। तो इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि बड़े सोच समझ के साथ फैसला करना। बशर साहब, ये जो पहाड़ी ट्राइब को एसटी का दर्जा दिया गया है, ये मूव को आप कैसे देखते हो राजनीतिक दृष्टिकोण से? नहीं,
ये जो हुआ इसमें डेफिनेटली उस कबीले को या उस कम्युनिटी को जो भी पहाड़ी है उनको फायदा तो जरूर होगा जी। अब अभी इसके रूल्स बने देखे नहीं मैंने, रूल्स हमें भी नहीं मिल क्योंकि रूल्स से पहले बात करना गलत है जी, मेरे हिसाब से वो जायज भी नहीं है जी कि रूल्स में क्या क्या है। जब रूल्स आएंगे तब इस पे बात करेंगे, लेकिन उनको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन मूव बड़ा पॉलिटिकल था और बड़े ऐसे टाइम पे था कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है असेंबली भी हो जाए, तो इसलिए शायद बीजेपी ने, जाहिर है बीजेपी को लगता होगा हमें फायदा भी मिलना चाहिए जी, बुरा भी नहीं है। वेल आपको क्या लगता है, आप तो नब्ज टटोलते रहते हैं, क्या इससे फायदा मिलेगा खासतौर पर बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में? अभी हर जगह जो देखिए अभी चर्निंग हो रही है, अभी ये डिस्कशन चल रहा है इस पे, जो पहाड़ी कम्युनिटी जितनी भी है जिसमें जो भी आए हैं उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबीले उसमें आए, वहां भी अभी चर्निंग चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फायदा कितना होगा। मुझे लगता है कि रूल्स आने के बाद ही सारा क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या रहेगा। बतौर सहाफी, मतलब आप एज ए जर्नलिस्ट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी। मुजफ्फर हुसैन बेग का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जाना, यानी महबूबा जी की मदर से मिलना, और उसके बाद फिर यहाँ पर मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली में शिरकत करना, ये घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक वो भी एक इंसान है, शख्स है, और उनकी भी अपनी राय और चॉइसेस हो सकती हैं, और हमें हर शख्स की राय का एहतराम है, क्योंकि कोई हक ही नहीं बनता कि मैं किसी की राय का एहतराम ना करूं। अब किस कदर सही फैसला है, किस कदर गलत फैसला है, या क्या पलटी है, ये तो लोग जवाब देंगे इसका जी, जब उनको देना होगा तो जी, क्योंकि लोग सब समझते हैं। हमें लगता है कि लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन लोग सब समझते हैं। यानी लोग समझते हैं, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल परसों ही कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जो एक तरफा फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है और लोग यूनाइट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो जी। तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं आपको कहूंगा जम्मू में भी जी, न कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में, जम्मू में भी जी, जो आपका ये तवी रीजन है जी, यहां भी पड़ेगा, ये याद रखिए मेरी बात। अल्टीमेटली आपको अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना है, अपनी स्टेट देखनी है मिसाल के तौर पर, और फिर आपके आने वाली नस्लों की बहबूद क्या होगी, नशोनुमा क्या होगी, आपको वो देखना है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि तवी रीजन जो उधर हिंदू बहुल है, उधर तो होगा ही होगा, इधर भी होगा, हिंदू बहुल जो है, हाँ यहां भी होगा, वो कैसे आपने अरे बहुत समझदार लोग हैं, आपको नहीं पता क्या? इतने सालों से हम इकट्ठे हैं, 25-20 साल से तो हम भी इकट्ठे हैं, इतने समझदार लोग हैं और इतने अच्छे इंसान हैं। आप देखिए ना, मार्केट में जाएं, आप कहां जाएं, यू कांट से दैट दे आर बैड पीपल, दे अंडरस्टैंड। देखिए सबसे बड़ी आपको पैमाना क्या होता है आपका, जैसे अगर मैं आपकी दुकान पे आ जाऊं या आपके पास आपके घर आ जाऊं, अगर आप नम्रता, नरमी, मोहब्बत, शफकत से पेश आते हैं, तो इसका मतलब आपकी जहनी बहबूद अच्छी है। जिसकी जहनी बहबूद अच्छी होगी वो सही फैसला क्यों नहीं करेगा भाई, उसको समझ क्यों नहीं आएगा? जी, इट्स सर्टेन, समझ आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। बसवाल साहब, मेरा एक छोटा व्यापारी है, वो सप्लाई करता है, बल्ब सप्लाई करता है वहां पे कश्मीर में। हमारे बच्चे हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कश्मीर के इदारों में पढ़ते हैं, वो जब देखते हैं बदले हुए कश्मीर को, उनको जब लगता है कि लगातार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं स्मूथली, और जो व्यापारी तबका है उसको लगता है कि बाजार खुला है, छुट्टी नहीं है, कैलेंडर नहीं जारी किया इस बार, अब वो सही बात है, वो आप मुझे बताइए, उसमें कोई शक तो बदलाव वो नहीं देखेगा, उसमें कोई शक नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद का बदलाव नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज इसमें, दैट्स ए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सरसाइज है। ये कॉस्मेटिक बोलेंगे इसको? मैं नहीं कहूंगा कॉस्मेटिक शब्द का इस्तेमाल नो नो, आई विल नॉट से दैट, आई विल नॉट यूज दैट। मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने कहा कि आप जब पेड़ में बीमारी लगती है तो आप पत्तों को अगर छिड़काव करेंगे तो बीमारी जड़ में होती है। सो आपको रूट कॉज को देखना पड़ेगा। मसले कश्मीर इज स्टिल देयर। ऐसा नहीं है कि किसी ने शौक से खामखा में विनोद जी को लूटने के लिए बंदूक उठाई, इसकी एक तारीख है। मैं बंदूक को ये जस्टिफाई कर रहे हैं? नो, नेवर। बंदूक को जस्टिफाई कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। आपने बसाया साहब, आपने कहा तो है, नेवर एट ऑल। मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आज हालात ठीक है, ये हालात ठीक ही नहीं रहने चाहिए, ये बिल्कुल कंटिन्यू करने चाहिए, ठीक है। उसके लिए कोई भी कसर नहीं हो, पीछे नहीं रहनी चाहिए, और कोई भी ऐसा इशू नहीं रहना चाहिए जिससे हालात फिर खराब हो जाए। दैट्स माय पॉइंट। जी,
जो आज हालात अच्छे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कैलेंडर नहीं है, ये आगे भी रहना चाहिए अच्छा, मजीद अच्छा रहना चाहिए, नशोनुमा होनी चाहिए हमारे नौजवानों की, हमारे बेटे बेटियों की, मुस्तकबिल ठीक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको सारे मेजर्स करने पड़ेंगे, अधूरा नहीं जी, अधूरा नहीं। हमारा पानी पाकिस्तान जाता है, हमारा पानी है जम्मू व कश्मीर का, है ना, देश का पानी है, पहले हमारा है ना, क्योंकि हमने इलाक किया है, पहले हमारा था, हमारा ही था ना, जम्मू व कश्मीर का पानी था, तो वापस कर दो हमें, जी, गिव इट बैक। चलिए बशार साहब ये कह रहे हैं कि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो पेड़ के पत्तों को दवाई दी जा रही है, जड़ पे अभी नहीं पहुंचा जा रहा। आप ये भी कह रहे हैं मसला कश्मीर अभी भी जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा न हो कि तर्क शब्द बोले, ऐसा न हो कि ये सिर्फ पत्तों पे छिड़काव हो, ये मैं कह रहा हूं, जड़ को देखना जरूरी है। और हाँ, मसले कश्मीर है ना, तो फिर बात मत करिए ना, आप भी बात मत करिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा हूं कि अगर नहीं है तो आप भी बात मत करिए, खत्म बात जी। आगे जब आप बात करें, मैं कह रहा हूं करो हल यार, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है, मैंने कौन सा गुनाह किया ये कह के मुझे बताइए। बशारत बुखारी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए जर्नलिस्ट, अभी भी मसला कश्मीर को मसला मानते हैं और इसका हल क्या है, आपको क्या नजर आता है? मुझे नहीं मालूम। पड़ोसी मुल्क से बातचीत करनी चाहिए, मुझे नहीं वहां किसके साथ बातचीत करनी मुझे चाहिए, नहीं मालूम। ये बशारत साहब सुना दें। आई डोंट नो, ये प्राइम मिनिस्टर साहब देखें किससे बात करनी है, मुझे नहीं मालूम वो, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मसले को हल करे, कैसे करे वो जाने, आई डोंट नो, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों नहीं करेंगे। 2014 की ओथ सेरेमनी में बुलाया गया था और फिर बिना निमंत्रण के प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, उसके बाद उड़ी होता है, पठानकोट होता है, तो ऐसे में और किससे बात की जा सकती है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये मुझे मालूम नहीं है किससे बात करनी है, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट इट कि कैसे रिजॉल्व करें, या क्योंकि बात यही करते हैं रोज हम। अब देखिए ना, कभी भी कुछ हो तो पाकिस्तान, कभी भी कुछ हो तो पाकिस्तान, आप ही के जर्नल्स पे आता है ना, वो हो गया तो पाकिस्तान, तो मैं थोड़ी कहता हूं, तो हल करो। बशार साहब, आपने सहाफी के अनुभव का पूरा एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इसलिए आप हर सवाल को पेचीदा तरीके से उलझा देते हैं, जिससे मैं जवाब दे दिया सीधा साधा, मैंने बड़े ईमानदारी के साथ जवाब देता हूं जाती। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा था, जाती कभी मैं किसी के खिलाफ आपने कहा कि हमें कोई पता नहीं इसका हल क्या हो सकता है, मुझे लेकिन आप दोनों जमातों में रहे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी आपका वास्ता रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, दोनों के अलग अलग मसौदे थे, एक ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा था, एक सेल्फ रूल की डिमांड कर रहा था, इवन ड्यूल करेंसी भी बीच में तारिक हमीद करा के टेंडर में आई थी। बिल्कुल। तो आप में से दोनों में से क्या चीज को प्रेफर करते हैं? क्या दोनों में से कोई ऐसा मसौदा है जो हल कर सकता है मसला है कश्मीर? देखिए, जो हमारे पास पहले था कि हम एक स्टेटस था, अब जब आप वो स्टेटस खत्म होके आप पूरे मुल्क के साथ मिल गए निवे, स्पेशल स्टेटस ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से वो चीज तब थी जब आपके पास वो बुनियाद स्पेशल स्टेटस की थी, तब आप ये कहते थे, लेकिन मैं अब वो स्टेटस तो रहा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मसले कश्मीर फिर भी है, हल करो, क्योंकि आप रोज कहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट, इवन बीजेपी रोज कहती है उधर वाला कश्मीर, मैं कहता हूं ठीक है, आप कहते हैं, प्लीज हल भी कर लीजिए इसको, हमारी तरफ से गुजारिश है आपसे। किसका करनी है? मोदी साहब से गुजारिश करनी है, प्लीज हल करो इसको मसले। अभी कुछ रोज पहले संकल्प दिवस मनाया था, वो संकल्प दिवस इसलिए मनाते हैं हम कि जो हमने रेजोल्यूशन पास किया था, पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। क्या संकल्प मतलब क्या संकल्प दिवस? वो जब हमने, तो इसे थोड़ी होगा कि आप हर साल ये बताएंगे, ऐसे थोड़ी होगा कि आप हर साल बताएंगे। मैं हर साल घर में बताऊंगा कि जी मैं अगले साल आपको गाड़ी लाऊंगा, फिर अगले साल फिर बताऊंगा मैं गाड़ी लाऊंगा, पर गाड़ी लाऊंगा नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। बसर साहब, आप क्या समझते हैं मसला कश्मीर इस वक्त कहाँ पर्टेन करता है, किसके पास है, कैसा पर्टेन वाली बात नहीं है इसमें, ये अमन आ गया है, सुनिए ना, इसमें ये बात है कि जम्मू व कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो उधर है, उस पार है, और चाइना के पास भी है ना, चाइना के पास है ना, तो वापस अगर इतना कुछ आप कर रहे हैं, आप कहते हैं हम सब ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है? उन्होंने एश्योर किया है कि वो कर लेंगे, बताएं कब करें जी, बताएं, बताना चाहिए ना जी। क्या आपको लगता है कि इस जो 10 साल गुजरे हैं इसमें देश ने, अब देखिए ना सोशल मीडिया, देखिए ना अब सोशल मीडिया पे क्या क्या हाहाकार होती है, हालांकि सोशल मीडिया बड़ा अच्छा भी, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, बिकॉज आपके सामने वैसे वो चीजें आती हैं जो शायद मीडिया कभी दिखाएगा नहीं जी, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं, जाती कीचड़ भी उछाली जाती है,
जाती मामलात भी होते हैं, जाती जिंदगियों पे हमला भी होता है, और इस तरह इसी सोशल मीडिया पे कैसी कैसी चीजें आती हैं इस हवाले से। एक कहीं पे एक दिन एक मीडिया चैनल ने किसी, पता नहीं महाराष्ट्र में गुजरात में किसी से पूछा कि आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या लगा आपको, क्या हुआ? कहा गाय बच गई। आप अंदाजा करिए। आई वॉज रियली शॉक्ड कि इसको आर्टिकल 370 के बारे में बताया क्या गया है। किसी ने तो बताया है, प्रचार तो किया है जी। लोगों को धोखा मत दो, बस दैट्स माय पॉइंट। जो जमात पे प्रतिबंध बढ़ाया गया उससे आप क्या गलत लगता है, है। इम्पैक्ट पड़ेगा? गलत है। क्यों बढ़ाया है? दीनी काम करते हैं, मजहबी काम करते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है बीच में सब लोग एक रॉ में बह गए थे, वो भी शायद बह गए थे जी। अब जब आपकी बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर साहब, विथ ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, जब वो पूरा सनातन धर्म को चलाते हैं, न कोई आपका ऋषि मुनि नजर आता है, न कोई आपका शंकराचार्य नजर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मजहब की बात करेगा, कोई इस्लाम की बात करेगा, उसमें दिक्कत है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जितने भी मजहबी लोग हैं, चाहे आपके मजहब के हों, हमारे मजहब के हों, सिख मजहब के हों, बौद्ध मजहब के हों, ईसाई के हों, इसमें कोई मतलब इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात है? आप काम करते हैं, अगर किसी मौलाना साहब को तबलीग करनी हो करेगा, अगर आपके किसी संत साहब को बोलना होगा तो बोलेगा, पर इस तरह की हरकतें करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक चीज है कि मुझे लगता है कि हमारी रियासत में भी जमातों को चाहिए कि वो अगली बार जब सरकार बने तो मजहबी मामलात की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि मोदी जी पूरा मजहब निभाते हैं, पूरा धर्म का ख्याल रखते हैं। हम भी रखेंगे इंशाल्लाह। बशारत साहब ने यह कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ है वो पूरी तरह से राजनीतिकरण उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके लब्बो जो भी। हम नहीं, मैं कि दूसरे हर मजहब की रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं टिप्पणियां वगैरह नहीं करता हूं इस पे जी। हाँ, लेकिन अब जिस तरह उन्होंने कर लिया, अगर ये ठीक है तो लोग उनको शाबाशी देंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो लोग कहेंगे ठीक नहीं है जी। तो इट्स देयर इशू। मैं जाती तौर इस पे हाँ, एक चीज सीख मिलती है कि हमें भी मजहब की तरफ सियासी तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी मजहब की तरफ ख्याल रखना चाहिए। इतना हम सीख गए इस बात से जी। हाँ, आई अप्रिशिएट। आपने कहा कि जो प्रीचर्स है उसको अपने मजहब का प्रचार करने देना चाहिए, जैसे जमात पर प्रतिबंध लगा देना है। चाहिए। लेकिन आप देखिए 1989 में इन्हीं प्रीचर्स ने उकसाया था कि इनको निकालो कश्मीरी विस्थापित पंडितों को। अब याद है, अब इधर भी देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या आता है। जैसे परसों किसी स्टूडेंट ने इसी श्री रामचंद्र जी के मंदिर के एतबार से कुछ लिखा था, वो गिरफ्तार हो गया, है ना। अब जब हमारे मजहब के बारे में बाहर कोई बोलता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता है। तो मापदंड एक होना चाहिए। किसी के खिलाफ भी, किसी मजहब के खिलाफ गलत बोलना, उकसाना बहुत गलत है। हम इसकी बिल्कुल सवाल ही नहीं है इसके, हम इस पे एतबार ही नहीं करते। गलत बात है। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन जी। अपने रिलीजन को भी, बाकियों को भी। इसलिए मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपने कहा क्योंकि आपका धर्म है, आप जाने आप इसको कैसे चलाएं, ये मेरा काम नहीं है जी। लेकिन बाकियों को भी ऐसा मौका दीजिए ना, भी इस चीज को आगे बढ़ाएं अपने हिसाब से। अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, आप अच्छे हिंदू बने, दूसरा अच्छा सिख बने, तब जाके समाज अच्छी तरह से निखर के आ जाएगा। इसमें कोई सियासत नहीं है जो मैं कह रहा हूं। बशारत साहब भारत के सेकुलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूं सवाल। आपने कहा कि एक ने राम को टिप्पणी की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा किसी और धर्म पर टिप्पणी करेगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। यानी जो सेकुलरिज्म पे नहीं, करेक्टर है उस पर आप नो सेकुलरिज्म पे नहीं, आप इसको कैसे निभाते हैं उस पर सवाल उठाता हूं जी। आप इसको कैसे निभाते हैं उससे सवाल उठाता हूं जी। लेकिन आपसे निजी सवाल पूछूंगा, मेरा फर्ज बनता है आपसे निजी सवाल। बशारत साहब कितनी देर तक इस अज्ञातवास की जिंदगी में रहेंगे, यानी सियासत से नाता तोड़कर कितनी देर बाहर रहेंगे और बाहर से बैठकर थर्ड अंपायर की तरह बैठ के आंकलन करेंगे कौन सही है कौन ठीक है? अब आपको फील्ड में आना पड़ेगा। मैं बाहर कहाँ हूँ? मैं तो लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अभी आपने कोई पार्टी में नहीं हूँ, बट मैं लोगों से जुड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी साथियों से हमने पूरी बात भी नहीं की, देखते हैं कहां पहुंच जाएंगे, कौन सा रास्ता पॉसिबल होगा। बेटर तो, बेस्ट तो कुछ भी नहीं दुनिया में, क्योंकि बेस्ट वो ऊपर वाला जानता है कि बेस्ट क्या है। हाँ, यू कैन से कि आज की तारीख में बेहतर क्या होगा, देखते हैं उसके हिसाब से। लेट अस सी। देखिए, आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी ज्वाइन किया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी पहली जमात थी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप रहे। इन तीनों से अलहदा हुए कुछ तो कारण होंगे आपके पास। हाँ, जो हक है मेरा जमहूरी इख्तिलाफात
जमहूरियत की रूह है इख्तिलाफ, पॉलिसीज का इख्तिलाफ, वो तो हक यस, है, वो तो हक है। डेमोक्रेसी हाँ। हाँ वो हक है, और जो भी इस पे पर्दा डालता है तो बुरा करता है, बुरा करता है। हाँ फिर धीरे धीरे जैसे आप 5 साल हो गए या 6 साल हो गए तो एक काफी जहलम और चनाब में काफी पानी बह गया, तो नए नए तकाजे सामने आते हैं, तो आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं आपकी जो पीछे हुआ वो उस वक्त चाहे जरूरी था, आगे क्या जरूरी है वो करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां आगे बढ़ती हैं। उसी हिस्से से आप वक्त को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते या वक्त को मिस नहीं कर सकते आप, दैट्स माय पॉइंट। वक्त का सही इस्तेमाल जरूरी है, लाजमी है। लेकिन आप पर्दादारी नहीं करेंगे, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्यों छोड़ा था आपने? कभी बताएंगे आपको, आज मौका नहीं है। आपने कहा था कि मैं पर्दादारी नहीं करूंगा। मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ा नहीं मैंने, मुझे पहले कहा गया आप जाओ, उसके बाद मुझे निकाला गया। अच्छा, बाकी डिटेल बाद में बताऊंगा। जी। एनसी और पीसी से क्यों इख्तलाफ? एनसी से मैं खुद तब अलहदा हो गया, यही थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, दे वर वेरी काइंड, तो एक खास वक्फे के लिए मैंने सोचा कि। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या ये विधानसभा के चुनाव सितंबर 2024 से पहले करवाएंगे? अगर वाकई में उनको जमहूरियत की दर्द है और अंदर उसकी कसक है तो करना चाहिए। बशारत साहब उनके पास बड़े टोटके हैं, छोटी जमहूरियत पैदा कर देंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव देंगे, पंचायत के चुनाव देंगे, डीडीसी के चुनाव करवा देंगे। मैं वही कह रहा हूं ना कि आपने कहा कि आप सवाल उठा रहे हैं सेकुलरिज्म पे, मैं कहता हूं कि आप कैसे निभा रहे हैं सेकुलरिज्म को, जमहूरियत को, वही तो मेरा सवाल था आपसे जी। इसी चीज का इख्तलाफ है ना हमें जी, टोटकेबाजी नहीं होनी चाहिए, जी। बी ग्रेसफुल। इन 5 सीटों को लेकर के आपका क्या आंकलन है? 5 सीटों का मतलब क्या, कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होता है, बिकॉज यू कांट से इट कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक चीज है कि सिस्टम के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मतलब है जो मरकजी सरकार है उसके खिलाफ रोष है। रोष का कारण 5 अगस्त 2019? हाँ हो भी, उसके बाद बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, पर फिर आप डंडे मारते हैं, फिर आप के टशन डिफरेंट होते हैं, है ना। तो एक तो एटलीस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट ए ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। आपने कर दिया, लेकिन एक एहसास मोहब्बत, एहसास मुरुवत, शफकत होना चाहिए जी, वो कमी है। बशारत साहब से आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो अमन बना है कश्मीर में, ये दबाव से बना है? आग का बुलबुला भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सब लोग समझदार हैं, और जो आपको लगता है इट्स ए फैक्ट कि आज हड़ताल नहीं होती है, पथराव नहीं होता, यू कांट से कि ये नहीं है, वो गलत होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि, मेरी दुआ है कि ये माहौल बना ही नहीं रहेगी, बल्कि बहुत आगे तक जाए। लेकिन इसके लिए आपको सारी वो चीज़ों पर सारी चीज़ों को, सारे मसाइल को हल करना पड़ेगा कि कहीं ये जो माहौल है ये ख़राब ना हो जाए जी, और हमारे आने वाली पौध नस्लें सब शानदार रहे, इक़्तिसादी हालत बेहतर रहे। दैट्स माई कंसर्न। बशारत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।